25 की जेठानी 50 की देवरानी। सुबह के 6 बज रहे हैं। घर की रसोई में गैस चूल्हे पर एक तरफ चाय उबल रही है और दूसरी तरफ कुकर की सीटी बज रही है। राधिका बहुत तेजी से स्लैब पर रोटियां बेल रही है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। तभी हॉल से उसके ससुर रामनाथ की आवाज आती है। बहू, मेरी शुगर की दवाई कहाँ रखी है? मिल नहीं रही है। आ रही हूँ बाबूजी, बस रवि के टिफिन पैक कर दूं। राधिका जल्दी जल्दी 3 टिफिन बॉक्स में खाना डालती है। तभी अंदर कमरे से बुआ सास शांति की खांसने की आवाज आती है। बहू, आज सुबह की चाय में अदरक नहीं डाली क्या? बिल्कुल फीकी चाय देती है मुझे। बुआ जी, मैंने डाली थी अदरक। अब राधिका दौड़कर हॉल में जाती है। रामनाथ को दवाई पानी के साथ देती है और फिर अपने बेडरूम की तरफ भागती है। बेडरूम में उसके बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए आपस में लड़ रहे थे। राधिका दोनों को पकड़कर तैयार करती है, उनके बालों में कंघी करती है और उनके स्कूल बैग में लंच बॉक्स डाल देती है। उसी समय रवि अपना ब्रीफकेस लेकर हॉल में आता है। राधिका, मेरा टिफिन दे दो, आज दुकान पर बहुत माल आने वाला है, मुझे जल्दी पहुंचना है। ये लीजिए आपका टिफिन, और हाँ, आते वक्त बिजली का बिल भरते हुए आना। ठीक है बाबा, भर दूंगा, तुम बच्चों को आराम से स्कूल छोड़ देना। तभी रवि दुकान के लिए निकल जाता है। वहीं राधिका दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वो सब्जी मंडी की तरफ मुड़ जाती है। तभी रास्ते में उसे अपनी सहेली सुनीता मिल जाती है। अरे राधिका, तू कहाँ गायब रहती है आजकल? कल किटी पार्टी थी, तू वहाँ भी नहीं आई, और परसों शर्मा जी के घर मुंडन था, वहाँ भी तेरा कोई अता पता नहीं था। क्या बताऊँ सुनीता, मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। किटी पार्टी तो बहुत दूर की बात है। क्यों, ऐसा क्या हो गया तेरे घर में? अरे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, फिर बाबूजी को दवाई, बुआ सास के नखरे उठाओ, रवि का टिफिन बनाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ो, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। मैं तो इस घर में बस एक मशीन बनकर रह गई हूँ। तू एक काम क्यों नहीं करती? अपनी सास से कहकर कोई काम वाली बाई क्यों नहीं रख लेती? थोड़ा आराम मिल जाएगा तुझे। हमारे घर में बाई रखना अलाउड कहाँ है? सास बोलती है कि घर की बहुएं ही काम करेंगी। बड़ी मुश्किल से तो झाड़ू पोछे के लिए एक बाई रखी है। अगर मैं खाना बनाने के लिए भी बाई रखने को बोलूंगी ना, तो घर में महाभारत हो जाएगी। अब राधिका अपनी सहेली से मिलकर सब्जी खरीदने लगती है। भैया, 1 किलो लौकी और आधा किलो भिंडी दे दीजिए। भाभी जी, आज ताजी तोरी आई है, वो ले लो, बहुत बढ़िया बनेगी। अरे भैया, हमारे घर में किसी की पसंद एक जैसी नहीं है। बाबूजी को लौकी खानी है, बुआ सास को भिंडी खानी है। तोरी लेकर गई तो कोई मुंह नहीं लगाएगा, सबकी अलग अलग फरमाइश रहती है। राधिका सब्जी लेकर घर वापस आती है और सीधे रसोई में घुसकर दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। काश मेरी कोई मदद करने वाला होता इस घर में। सास से तो कुछ काम होता नहीं है, और एक वो मेरा देवर समीर है, इतना बड़ा सांड हो गया है, लेकिन ना कोई काम करता ना धंधा, बस दिन भर आवारागर्दी करता फिरता है। अगर वो शादी कर ले तो कम से कम एक देवरानी तो आएगी मेरा हाथ बटाने के लिए। अगले दिन दोपहर को घर में हॉल में कुछ मेहमान बैठे होते हैं। वो समीर के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। कमला और रामनाथ उनके सामने बैठे हैं। राधिका ट्रे में चाय और समोसे लेकर आती है और मेहमानों को सर्व करती है। रामनाथ जी, आपका बड़ा बेटा रवि तो आपका कपड़े का बिजनेस संभाल रहा है, लेकिन आपका छोटा बेटा समीर क्या करता है? अरे हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, समीर भी आगे चलकर उसी बिजनेस में हमारा हाथ बटाएगा। आगे चलकर मतलब अभी वो कुछ नहीं करता क्या? उसका खुद का कोई काम या ऑफिस नहीं है? अरे भाई साहब, अभी वो तो बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। आप शादी तो पक्की कीजिए। माफ कीजिएगा कमला जी, आजकल की लड़कियां ऐसे लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो पिता के पैसों पर ऐश करते हो और खुद ना कुछ करते हो। हमारी बेटी को तो एक वेल सेटल्ड लड़का चाहिए, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। अब लड़की वाले रिश्ता कैंसिल करके चले जाते हैं और कमला और रामनाथ के चेहरे उतर जाते हैं। राधिका एक गहरी सांस लेती है और खाली कप समेटने लगती है। आ गए ना मजे। मैं तो पहले ही कहती थी कि जब तक समीर कुछ काम धंधा शुरू नहीं करेगा तब तक कोई भी बाप अपनी बेटी उसे नहीं देगा। तो चुप कर बहू, मेरे लाडले में क्या कमी है? बस थोड़ा लाड प्यार में बिगड़ गया है। कोई अच्छी सी लड़की आएगी तो अपने आप सुधर जाएगा। हाँ, लेकिन वो अच्छी लड़की आएगी कब? मैं यहाँ सुबह से रात तक काम करके मर रही हूँ। रात के 12 बज रहे थे। राधिका रसोई में सारा काम खत्म करके जाने ही वाली होती है कि तभी समीर सीटी बजाता हुआ घर में घुसता है। भाभी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। कोई खाना नहीं मिलेगा तुम्हें, रात के 12 बज रहे हैं। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो रात भर जाग कर तुम्हारा इंतजार करूंगी? अरे भाभी, आप तो बेवजह गुस्सा कर रही हो। खाना तो रखा होगा ना, दे दो बस। खाना रखा है, जाकर खुद अपने हाथों से निकाल कर खा लो। और हाँ, अगर तुम्हें गर्मा गर्म रोटियां चाहिए ना तो जल्दी से शादी कर लो। तुम्हारी बीवी आएगी तो तुम्हें रात को खाना देगी। अब भाभी, मैं कहाँ कर लूँ शादी? आप ही कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो मेरे लिए। कोई अंधी ही होगी जो तुम जैसे निकम्मे और नकारा लड़के से शादी करेगी। जो इंसान अपने बाप की दुकान पर 1 घंटे नहीं बैठ सकता, उसे कौन सी लड़की मिलेगी? राधिका गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समीर उसकी बातों को अनसुना करके खुद ही फ्रिज से ठंडा खाना निकालकर खाने लगता है। बेडरूम में राधिका अपने पति रवि से बहस कर रही होती है। रवि, आप अपने भाई को कुछ समझाते क्यों नहीं? आज फिर एक रिश्ता टूट गया। अगर वो कुछ काम करेगा तभी तो कोई उसे अपनी बेटी देगा ना। मैं क्या करूँ राधिका, मैंने उसे कई बार कहा है कि मेरे साथ दुकान पर आकर बैठा करे, थोड़ा हिसाब किताब सीख ले, लेकिन वो वहाँ भी आने को तैयार नहीं है। आता है तो आधे घंटे में ही भाग जाता है। तो क्या मैं सारी जिंदगी इसी कोल्हू के बैल की तरह पिसती रहूं?
कल मेरी मम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ। तो तुम चली जाओ ना कुछ दिन। कैसे चली जाऊँ? अगर मैं चली गई तो बाबूजी को टाइम पे दवाई कौन देगा? बुआ सास को चाय कौन देगा? आपकी माँ ने तो साफ कह दिया है कि मैं मायके नहीं जा सकती, वरना घर का काम कौन करेगा? ना मैं किटी पार्टी में जा पाती हूँ, ना मोहल्ले की किसी फंक्शन में। मैं तो यहाँ कैद होकर रह गई हूँ। राधिका की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, जबकि दूसरी तरफ समीर बिल्कुल बेपरवाह है। वो एक महंगे और आलीशान जिम का मेंबर है। एक दिन वो अपने डोले शोले शीशे में देख रहा होता है कि तभी 50 साल की अंजलि वहां पर आती है। वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश, मॉडर्न और फिट है। उसने बहुत ही महंगे ब्रांडेड जिम वेयर पहने होते हैं। तभी समीर की नजर उस पर पड़ती है। अरे वाह, क्या पर्सनैलिटी है। ये तो बहुत अमीर खानदान की लग रही है। इसके हाथ में जो स्मार्ट वॉच है वही कम से कम लाख रुपए की होगी। अंजलि ट्रेडमिल पर दौड़ने लगती है। समीर चालाकी से उसके बगल वाली ट्रेडमिल पर जाकर खड़ा हो जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी रनिंग फॉर्म बहुत अच्छी है। आप काफी समय से वर्कआउट कर रही हैं शायद। थैंक्स। हाँ, फिटनेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों के बीच धीरे धीरे जिम में रोज बातचीत होने लगती है। समीर को पता चलता है कि अंजलि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और वो अविवाहित है। अंजलि के पास पैसा, रुतबा और एक आलीशान लाइफस्टाइल है। समीर के दिमाग में लालच पैदा हो जाता है। अगर मैं इसे फंसा लूं तो मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। ना मुझे कभी काम करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई मुझे निकम्मा कहेगा। उम्र में बड़ी है तो क्या हुआ, पैसा तो अंधा है इसके पास। और वैसे भी 50 की उम्र में इससे शादी कौन करेगा? अगर मैं इसे प्रपोज करूंगा तो ये तुरंत हाँ बोल देगी। अब समीर कुछ ही समय में धीरे धीरे अंजलि के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगता है। उसे कभी कॉफी पर लेकर जाता तो कभी झूठी तारीफों से खुश करता। अंजलि, जो अपनी जिंदगी में बहुत अकेली थी, समीर के इस झूठे प्यार में पड़ जाती है। एक दिन समीर हिम्मत करके अंजलि को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और अंजलि उसकी उम्र की परवाह किए बिना हाँ कह देती है। अब ऐसे ही एक दिन समीर अपने घर के हॉल में खड़ा होता है। कमला, रामनाथ और राधिका सोफे पर बैठे हैं। मम्मी, बाबूजी, मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है और वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। अरे वाह मेरे शेर, मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे को कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। कौन है वो? कहाँ रहती है? वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है। वो बहुत अमीर है। मैं कल उसे आप लोगों से मिलवाने घर ला रहा हूँ। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिरकार इस घर में मेरी मदद करने के लिए कोई तो आ रहा है। अगले दिन शाम को घर के हॉल में सब बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। तभी समीर अंजलि को लेकर घर में प्रवेश करता है। अंजलि ने एक बहुत ही महंगा डिजाइनर सूट पहना होता है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है। लेकिन अंजलि को देखते ही कमला, रामनाथ और राधिका के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हैं। रामनाथ जी, ये लड़की है, ये तो उम्र में मुझसे भी बड़ी लग रही है। अरे ये तो सच में बड़ी उम्र की दिख रही है। समीर क्या पागलपन कर रहा है? हे भगवान, ये तो सच में बहुत उम्र दराज लग रही है। ये मेरी देवरानी बनेगी। मम्मी, बाबूजी, ये अंजलि है। बैठिए अंजलि जी। अब अंजलि सोफे पर बैठ जाती है। राधिका चुपचाप चाय और नाश्ता सर्व करती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार अंजलि के चेहरे की झुर्रियों पर जा रही होती हैं, जो मेकअप से छिपाई गई थी। अब अंजलि के जाने के बाद घर में जैसे तूफान आ जाता है। समीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो औरत उम्र में तुमसे दुगनी बड़ी लग रही है। हम ये शादी कभी नहीं होने देंगे। हे भगवान, अब रिश्तेदार और समाज सब हम पर हंसेंगे। लोग कहेंगे कि बेटे को कोई लड़की नहीं मिली तो एक बुढ़िया को घर ले आए। बाबूजी, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंजलि से ही करूंगा। मुझे उससे प्यार है। अगर आप लोगों ने मना किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। समीर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। हॉल में मातम जैसा सन्नाटा छा जाता है। कमला रो रही होती है। बाबूजी, मम्मी जी, आप लोग रोना बंद कीजिए। मुझे लगता है हमें ये शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। तेरा दिमाग भी खराब हो गया है क्या बाहू? मम्मी जी, उम्र का क्या है? वैसे भी समीर भैया को अपनी बेटी देने को कोई तैयार ही नहीं था। कम से कम अंजलि जी जॉब तो करती है। हो सकता है कि शादी के बाद समीर भैया भी सुधर जाए। और सबसे बड़ी बात, क्या बात है, मेरी मदद के लिए भी कोई आ जाएगा। मैं भी सुबह से शाम तक काम करते करते थक जाती हूँ। अंजलि जी आ जाएंगी तो घर के काम आधे आधे बढ़ जाएंगे। आप लोग हाँ कर दीजिए। राधिका के बहुत समझाने पर समीर की जिद के आगे आखिरकार कमला और रामनाथ को झुकना ही पड़ता है। वो बेमन से इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ जाता है। घर को फूलों से सजाया जाता है। मेहमानों और मोहल्ले वालों के बीच कुसर पुसर चल रही होती है। सुनीता, तूने दूल्हे और दुल्हन की शक्ल देखी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी मौसी से शादी कर रहा है। अरे मीना, इसने कम्मे को कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी तो आखिरकार इस अमीर बुढ़िया को ही पकड़ लाया। मंडप में बैठी अंजलि ये सब बातें सुन रही है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन समीर के प्यार में अंधी होकर वो सब कुछ इग्नोर कर देती है। शादी संपन्न होती है और अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है। अंजलि लाल रंग का डिजाइनर जोड़ा पहने सोफे पर बैठी होती है। वहीं मोहल्ले के